बेटा अभी एक बात सुन लो, टॉपिक स्टार्ट करना है फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। हर हेडिंग में डिसाइड करना है आपको कि किस सिचुएशन में डेट से पैसा लेना है और कब इक्विटी से लेना है। ठीक है, हमेशा आपकी और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कोशिश डेट की ही करानी है। ठीक है, डेट की क्यों करानी है? क्योंकि बेटा डेट के अंदर 4 ऐसी एडवांटेज हैं जो इक्विटी में कभी भी हो ही नहीं सकती। सबसे पहले 3 एडवांटेज आपको क्लियर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, एक हेडिंग के साथ साथ पता लग जाएगी। सबसे पहले 3 बातें, बेटा डेट की फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा कम है। दूसरी बात, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज मिलता है। तीसरी बात, टैक्स सेव कराकर दिखाता है। ये अभी हमने टेबल भी बनाई है, ठीक है ना। अब मैंने कहा भी नहीं, बोलो अब जरूर बोलेंगे, ठीक है। हाँ जी, 3 फायदे हैं। सबसे पहले फ्लोटेशन कॉस्ट कम, दूसरी बात ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज, और तीसरी बात टैक्स सेव कराकर देना। ठीक है जी, अब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब जाकर लगभग चैप्टर हाफ होगा, ठीक है, और हाफ रह जाएगा। ठीक है जी, चलो सबसे पहली बात, सबसे पहली हेडिंग कैश फ्लो पोजीशन। चलो जी, अब समझने की कोशिश करते हैं। पहली एडवांटेज किसको दो? डेट को, इक्विटी को? डेट को। अब सुनना कैसे लिखूंगा बेटा, अगर मेरे बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन इतनी अच्छी है कि फिक्स्ड खर्चे देने के बाद मैं 2 और फिक्स्ड खर्चे दे सकता हूं। कौन से 2 फिक्स्ड खर्चे दे सकता हूं? एक इंटरेस्ट और एक प्रिंसिपल अमाउंट। देन ऑलवेज रेज योर फंड फ्रॉम डेट एंड वाइसा वर्सा। क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, अगर कैश फ्लो पोजीशन इतनी अच्छी है, बिजनेस में हमेशा इतना कैश रहता है कि सारे फिक्स्ड खर्चे देने के बाद, फिक्स्ड कॉस्ट पड़ता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है हमने, कि सारे फिक्स्ड खर्चे देने के बाद 2 फिक्स्ड खर्चे और दिए जा सकते हैं। इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है और प्रिंसिपल भी दिया जा सकता है। तो हमेशा डेट से पैसा लेना। एंड वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा मतलब बेटा, यानी कि अगर कैश फ्लो पोजीशन खराब है, फिक्स्ड खर्चे देने के बाद पैसा इतना नहीं बच रहा कि इंटरेस्ट और रीपेमेंट दी जा सके, प्रिंसिपल अमाउंट दी जा सकी है, बेटा रिस्क मत लेना डेट से पैसा लेने का, कंपनी बंद हो जाएगी। ऐसे केसेस में इक्विटी से पैसा ले लो, वो ज्यादा अच्छा है। कैश फ्लो पोजीशन खराब है, इक्विटी से लो। कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, फिक्स्ड खर्चे दिए जा सकते हैं और बचे हुए 2 फिक्स्ड खर्चे दे सकते हो, तो हमेशा डेट से लो। बात समझ आई? ओके बात। सेकेंड हेडिंग इज आईसीआर। प्यार से आईसीआर फुल फॉर्म है बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चलो जी, अभी बोर्ड पे रहना बेटा, 2 हेडिंग होगी, आधे घंटे में खत्म। हाँ तो झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। आईसीआर और डीएससीआर जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उसको पता है कि कैसे खत्म होगी है, बहुत टाइम लगेगा। इंटरेस्ट कवरेज, अच्छा आवाज भी चलेगी, मर गए आधे तो ऐसे ही मर गए। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, मान लिया बाबू, मान लिया। हाँ रेशो ठीक है, क्या हो गया, ज्यादा आर से ज्यादा प्यार है क्या? हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट। ये मैंने मरवाया रट्टा और ये आपने मारा रट्टा। लो बेटा, रटना कुछ नहीं है, बहुत आराम से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात बेटा, इस रेशो का आंसर आता है टाइम्स में, सबसे पहली बात, ठीक है। और क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल फ्रेम करते हैं। मान लो बेटा हमारी कमाइयां 10 लाख और हमने ब्याज देनी है 2 लाख। बेटा इस रेशो का आंसर आएगा 5 टाइम्स, 5 गुना। लो समझाता हूं, इसको समझने की कोशिश करो बेटा। इस रेशो को रीड कैसे करता है? देखो रीड कैसे करता है। हम इतना पैसा कमा रहे हैं कि ब्याज को 5 बार दे सकते हैं। इतना पैसा कमा रहे हैं कि ब्याज 5 बार दी जा सकती है, या ब्याज का 5 गुना पैसा कमा रहे हैं। जैसे मर्जी रीड कर लो, दोनों एक ही बात है। ब्याज से 5 गुना पैसा कमा रहे हैं, या इतना पैसा कमा रहे हैं कि 5 बार ब्याज दे देंगे, 5 बार। समझ आई बात? अब देखो दोबारा रीड कराता हूं रेशो। बेटा कहने का मतलब क्या है? आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इंटरेस्ट कितनी बार कवर कर रही है आपकी कमाइयां,
आपकी जो कमाइयां हैं इंटरेस्ट को कितनी बार कवर कर लेती हैं? 5 बार कवर कर लेती है मेरे एग्जांपल में। लो बोलने के लिए, ICR refers to the number of times your earning before interest and taxes cover the interest payment obligation। ICR क्या बताता है? कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपकी कमाइयां ब्याज कवर करने वाली है, यही तो बताता है। दिख नहीं रहा? प्रूव कर रहा हूं हर बात को। बेटा समझ आया फॉर्मूला क्या है? हाँ फॉर्मूला समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा। अब बाबू कंक्लूजन क्या है? सुनो बेटा, देखो अगर ये रेशो ज्यादा होती चली जाएगी उतना ही कम रिस्क होता चला जाएगा कि आपसे ब्याज के पैसे नहीं दिए जा रहे। मैं पहले बोलकर बताता हूं फिर लिखकर। हायर द रेशो लोअर शैल बी द रिस्क ऑफ कंपनी फेलिंग टू मीट इट्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। जितनी ज्यादा ये रेशो होती चली जाएगी उतना ही कम रिस्क होता चला जाएगा कि कंपनी से ब्याज के पैसे नहीं निकल रहे। लो एग्जांपल से प्रूव करो। बाबू मान लो बेटा 4 लाख कमा रहे हो, 2 लाख देना है ब्याज, रेशो 2 टाइम्स। 6 लाख कमा रहे हो, 2 लाख देना है 3 टाइम्स। 8 लाख कमा रहे हो, 2 लाख देना है 4 टाइम्स। 20 लाख कमा रहा हूं, 2 लाख देना है 10 टाइम्स। अब एक बात सुनो बेटा, कहता है जैसे जैसे ये रेशो बढ़ती जा रही है वैसे वैसे रिस्क खत्म होता जा रहा है कि ब्याज भी नहीं दोगे। यार 20 लाख कमा रहा हूं, 2 लाख नहीं दे सकता क्या? लेकिन यहां सोचो यार रिस्क ज्यादा है, 4 लाख कमा रहा हूं, अकेले 2 लाख ब्याज को दे दूं? या बेटा 2 लाख कमा रहा हूं और ब्याज देनी है 2 लाख, आंसर इज 1 टाइम। बेटा जैसे जैसे ये रेशो बढ़ेगी ना वैसे वैसे रिस्क खत्म होगा, क्या ब्याज के पैसे ना मार लो, ठीक है ना? हायर द रेशो लोअर शैल बी द रिस्क ऑफ कंपनी फेलिंग टू मीट इट्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। बात समझ आई? देखो बोलने के लिए कंक्लूजन बोल देता हूं पर गलत है बेटा। अगर ये रेशो ज्यादा है ना, ये लो, अगर ये रेशो ज्यादा है तो डेट से पैसे ले लेना एंड वाइसा वर्सा। कंक्लूजन तो ये है, ठीक है? अगर ये रेशो ज्यादा है यानी कि ब्याज तो दे ही पाओगे ना, तो बेटा डेट से पैसा ले लो, आंखें बंद करो। बोलने के लिए है पर बेटा इस रेशो में 2 कमियां भी हैं। पहली कमी बेटा, इस रेशो ने इंटरेस्ट की तो बात कर दी, प्रिंसिपल की बात करी? प्रिंसिपल अमाउंट, अरे खुद सोचकर देखो, जिस फिगर का इंटरेस्ट 2 लाख है, कम से कम 20 लाख तो होगा प्रिंसिपल। 20 लाख पे 10% तो नॉर्मल ब्याज है, कम से कम 20 लाख तो प्रिंसिपल होगा। वो कहां गया? उसकी तो बात ही नहीं करी आपने इस पूरी रेशो में। पहली कमी। दूसरी कमी, अ फर्म मे हैव अ हाई ईबीआईटी बैलेंस बट लो कैश बैलेंस। देखो एक बात सुनो, चाहे इंटरेस्ट है, चाहे गवर्नमेंट के टैक्स हैं, चाहे प्रेफरेंस डिविडेंड है, चाहे इक्विटी डिविडेंड है, ये चारों चीजें मुझे कैश देनी पड़ती है। एक भी चीज मैं इन काइंड पे नहीं कर सकता। इन काइंड पे नहीं कर सकता मतलब बेटा आप कोई कंपनी हो टाइटन, ठीक है, आपके पास इस बार कैश में पैसे नहीं पड़े, क्या मैं डिबेंचर होल्डर को कह सकता हूं एक काम करो घड़ियां ले लो इंटरेस्ट की जगह? कैश नहीं आया, घड़ियां दे देता हूं। सरकार को कह देते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने मिनिस्टर है सबको एक एक घड़ी हमारी तरफ से फ्री, टैक्स कैश में नहीं देंगे। ऐसे नहीं बेटा, आप ना तो डिबेंचर का इंटरेस्ट, ना ही गवर्नमेंट के टैक्सेस, ना ही प्रेफरेंस डिविडेंड, ना ही इक्विटी डिविडेंड, ये इन काइंड पे नहीं कर सकते। यू हैव टू पे इन कैश। अब कमी समझना बेटा, देखो एक बात सुनो, आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हो, साथ ही साथ बैलेंस शीट बनाते हो। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा आया, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग खर्चे लेस कर दिए, ईबीआईटी आता है जिसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 20 लाख, ठीक है, आ गया, और बेटा बैलेंस शीट में कैश बैलेंस पड़ा है 2 लाख रुपए का, या बेटा कैश बैलेंस पड़ा है 50,000 रुपए का। हो सकता है? कमी समझना, फर्म में हैव अ हाई ईबीआईटी बैलेंस, फर्म के पास हो सकता है बेटा ईबीआईटी बहुत पड़ा है, बहुत प्रॉफिट कमाए, पर कैश नहीं पड़ा। कहां से दे दोगे 2 लाख रुपए? 2 लाख देने हैं, कमाया तो 20 लाख, ठीक है, कमाया भाई 20 लाख कमाया, 2 लाख देने हैं, कैश पड़ा 50,000, दे के दिखाना 2 लाख रुपए। प्रॉब्लम समझ में आ रही है? इस रेशो ने करा क्या?
बात करी ईबीआईटी और इंटरेस्ट की, पहली कमी यहां पर प्रिंसिपल नहीं कंसीडर करा, दूसरी कमी यहां पर भाई ठीक है ईबीआईटी बहुत अच्छा हो सकता है, कैश कहां है, कैश तो है ही नहीं, कहां से पे कर दोगे इंटरेस्ट। समझ आई दोनों कमियां, बात क्लियर। लो एक बार समझा देता हूं, थोड़ा डिटेल्ड करने की कोशिश करता हूं इसको। बेटा लोगों का कहना है कमाते तो कैश में ही है, मैंने कब मना किया, कमाते कैश में। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ 20 लाख का, कैश कमाया 20 लाख, लेकिन बेटा क्रेडिटर का कर्जा देना था 19.5 लाख, दे दिए क्रेडिटर को 19.5 लाख, बचा 50,000, मुकालता दूर हो गया। ये भी दिमाग में ना रह जाए कि प्रॉफिट कमाते तो कैश में, मैंने एग्जांपल भी देकर बता दिया। छोड़ो, एक नहीं 1000 दूंगा एग्जांपल। कमाया 20 लाख, कैश ही आया होगा, हाँ आया है कैश। बेटा मशीनरी खरीदनी पड़ेगी 19.5 लाख की, बचा 50,000 रुपए। कमाया तो 20 लाख है, मैं कब मना कर रहा हूं, कैश कितना पड़ा है 50,000, कहां से दोगे 2 लाख, नहीं दिए जा सकते। ये रेशो में दोनों कमियां हैं ये, ठीक है। मैं जल्दी से कंप्रेस करता हूं, कंक्लूजन फॉर्म में बोलता हूं रेशो क्या है। बेटा आईसीआर है क्या, आईसीआर रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स योर ईबीआईटी कवर द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। आईसीआर इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट, हायर द रेशो lower shall be the risk of company failing to meet its interest payment obligation. If ICR is higher, then you can raise the fund from debt and vice versa. But this ratio is not the adequate measure. Not the adequate measure. A firm may have a high EBIT balance but low cash balance. This ratio does not consider the principal amount. ये दोनों कमियां हैं। बात ओके, आईसीआर ओके, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज डीएससीआर, और यकीन मानना बेटा अगर डीएससीआर अच्छी है ना तो उसमें कोई कमी है भी नहीं। डीएससीआर अगर अच्छा आ रहा है, आंखें बंद करो, डेट से पैसा ले लेना। आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, मेरा कोई भी क्लाइंट लोन लेने जाता है, कोई भी क्लाइंट, तो सबसे पहले बैंक की रिक्वायरमेंट होती है जाओ चार्टर्ड अकाउंटेंट से डीएससीआर निकलवाते लाओ, और मैं ऑफिस में बैठकर सारा दिन यही कर रहा होता हूं। डीएससीआर से बढ़िया कोई रेशो नहीं है। अगर डीएससीआर अच्छा है तो बेटा आप आंखें बंद करके लोन से पैसा ले सकते हो। आईसीआर में कमियां हैं, खाली इंटरेस्ट को देखकर सब कुछ नहीं पता लगता, ठीक है जी। चलो डीएससीआर को समझने की कोशिश करते हैं। अकेले पे 20 मिनट लगाने हैं मुझे, मेरा टारगेट 20 मिनट, ठीक है। हाँ, आधों को तो 20 मिनट सुनकर ही बस कुछ हो जाता है। लो बाबू लो, मैं आप कहोगे तो आधे घंटे में भी करा सकता हूं ये, ठीक है जी। हाँ जी बाबू, डीएससीआर फुल फॉर्म है डेट सर्विस कवरेज रेशो। लो बाबू लो, लिख दिया मैंने, डेट सर्विस कवरेज रेशो। प्यारा नाम, प्यारा नाम है डीएससीआर, कितना प्यारा नाम, आपका निकनेम होना चाहिए ये तो। लो बाबू लो, पीएटी प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रीसिएशन प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस अपॉन, वो इतना छोटा फॉर्मूला, इसको तो हम ऐसे ही निपटा देंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। लो बाबू लो, खत्म करते हैं बस, चैप्टर खत्म होने ही वाला है 3-4 घंटे में, मतलब वही तो। हाँ जी बाबू लो, मैंने फॉर्मूला लिख दिया डीएससीआर का। अब समझने की कोशिश करते हैं, फॉर्मूला से तो कुछ समझ नहीं आया, होश उड़ गए फॉर्मूला देख के अलग। लो जी बेटा समझाता हूं, फॉर्मूला है डेट सर्विस कवरेज रेशो। डेट की सर्विस में लगने वाला पैसा कितनी बार कवर करते हो, समझाता हूं बेटा। ये जो नीचे अमाउंट लिखे हैं ना सारे के सारे, ठीक है, ये पता है क्या है, न्यूमरेटर में जो अमाउंट लिखे है क्या है ये, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या है ये सारे, बेटा ये सब मेरे है डेट की सर्विस में लगने वाला पैसा, या बोलो कैश कमिटमेंट। मैंने लोगों से जो वादे कर रखे हैं पैसे देने के, समझना बाबू, अगर मैं डेट से पैसा लूं, किसी भी लोन से पैसा लूं, मुझे क्या देना पड़ता है, एक इंटरेस्ट और एक प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बोली थी, मेरी नजर में प्रेफरेंस एक डेट है, क्योंकि उसका पैसा आज नहीं तो कल वापस तो करोगे करोगे। जबकि याद है इक्विटी में हमने पढ़ा है उसे, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग, 3 चीजें इक्विटी में पढ़ी है। लेकिन मैं बोल रहा था बोरोड फंड है, एनसीईआरटी को अपनी गलती याद आ गई, यहां पर सुधार देता है।
बेटा वो एक डेट ही तो है, पैसा आज नहीं तो कल उसका भी वापस करोगे। मैंने अगर आज प्रेफरेंस से पैसा लिया, मुझे क्या देना है? प्रेफरेंस डिविडेंड और प्रिंसिपल अमाउंट। बेटा किसी भी डेट से पैसा ले लो, कर्जा तो देना ही है ना। मैंने डेट से पैसा लिया, ब्याज देना है, प्रिंसिपल देना है। प्रेफरेंस से पैसा लिया, प्रेफरेंस डिविडेंड देना है, प्रिंसिपल देना है। ओके, ये बात समझ आई? डिनोमिनेटर समझ में आया? क्या है बेटा? ये है क्या? डेब्ट की सर्विस में लगने वाला पैसा। अगर डेट को पूरा पूरा उतारना हो तो कितना पैसा चाहिए, वो चाहिए। ठीक है, बात समझ आई। बेटा ये क्या है? रटने के लिए सुन लो, क्या है ये बेटा कैश प्रॉफिट है। अभी मैं आपको बता नहीं सकता 1 सेकंड में कि कैश प्रॉफिट क्या है, इसे ही तो समझाना है 15 मिनट, लेकिन अभी के लिए समझ लो ये कैश प्रॉफिट है। मैं इस पूरी रेशो में क्या करता हूं बेटा, अपने कैश प्रॉफिट्स को कंपेयर कर रहा हूं विद माय कैश कमिटमेंट। मान लो, पहली बात तो ये, इस रेशो का आंसर आता है टाइम्स में। मान लो ये ऐसे है, मान लो रेशो आई, कैश प्रॉफिट आए 20 लाख, कमिटमेंट आई 10 लाख, रेशो का आंसर है 2 टाइम्स। मतलब रीड कैसे करूं बाबू? इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं कि पूरा लोन, पूरा का पूरा लोन 1 साल में 2 बार उतार देंगे। पूरा का पूरा लोन विद प्रिंसिपल अमाउंट, इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं कि पूरा लोन प्रिंसिपल अमाउंट के साथ, ब्याज के साथ, प्रेफरेंस के डिविडेंड के साथ, प्रेफरेंशियल कैपिटल के साथ 2 बार उतार देंगे। 1 ही साल में इतना कमाते हैं। बेटा जितनी ज्यादा ये रेशो होती चली जाएगी ना, उतना कम रिस्क होता जाएगा कि आप लोगों के पैसे नहीं दे पा रहे। जितनी ज्यादा ये रेशो है। रीड कैसे कर रहे हैं? क्या लिखा है? डेट की सर्विस को कवर कितना करते हैं। बेटा मेरी डेट के, मैं इतना प्रॉफिट कमा रहा हूं कि पूरी डेट की सर्विस को 2 बार कवर कर लेता हूं, पूरी 2 बार। इतना पैसा मैं कमा रहा हूं। क्या कोई रिस्क है कि कंपनी लोन का पैसा नहीं दे पाएगी? अरे 1 ही साल में 20 लाख कमा रहा हूं, हर साल कमाता हूं, इसको तो 10-10 साल में वापस करना होता है। हर साल इतना पैसा कमा रहा हूं कि 1 ही साल में 2 बार वापस कर सकता हूं। मेरे पास तो 10 साल हैं। पहले बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं? अगर ये रेशो ज्यादा है, कंक्लूजन क्या है? आंखें बंद करो, डेट से पैसा ले लो, आपको कोई नहीं हरा सकता। डेट को पैसा देने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ। अगर डीएससीआर ज्यादा है तो बेटा बहुत आराम से डेट से पैसा ले लेना, कोई रिस्क नहीं है आपके ऊपर। पहली बात। दूसरी बात, बेटा ये कैश प्रॉफिट कैसे है? चलो जी, अब इसी को प्रूव कर रहे हैं। जब ये प्रूव हो जाएगा तो ये रेशो खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, चलो मेरी तरफ आप देख रहे हैं। बेटा मैंने एक टेबल बनवाई थी, जल्दी से याद कराओ। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, क्या आता है ये? ईबीटी माइनस टैक्सेस ईएटी। बस बस, अरे जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो जी बेटा एक बात समझ लेना, ईबीआईटी बोल लो, ईबीटी या बोल लो, या ईएटी बोल लो, या इनको बोलो पीबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, या बोलो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। एक बात मैं बोलूं अर्निंग बिफोर टैक्स या बोलूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी बोलूं, क्या फर्क पड़ता है? अर्निंग आफ्टर टैक्सेस बोलूं या प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, एक बात, कोई फर्क थोड़ी है। अर्निंग और प्रॉफिट में थोड़ी कोई अंतर होता है। समझ आई बात? यानी कि बेटा ये लिखा है पीएटी, यानी कि मेरे हिसाब से ईएटी तो लिखा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत। ठीक है जी, चलो जी, अब मेरे को ये प्रूव कर रहे हैं कैश प्रॉफिट है। अभी बेटा फोकस अभी तक जितना करा है उसका डबल कर देना अगर ये समझना चाहते हो, क्योंकि मैं पहली बार ही समझाऊंगा, एक ही बार समझाऊंगा और पूरी जान लगा दूंगा। अगर आपको समझना है ना बेटा, बस फिर रटना पड़ेगा, फिर कोई इलाज नहीं है। मेरी तरफ से कोशिश रहेगी समझ आए। चलो जी बेटा, अगर आप ढंग से देखोगे डिनोमिनेटर को तो मैंने मानना है कि मुझे ब्याज देनी है, मुझे ब्याज देनी है, पक्का? चलो पक्का है ना, मुझे ब्याज भी देनी है, प्रिंसिपल भी देना है, प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना है, प्रिंसिपल भी देना है। ठीक है, मुझे ब्याज देनी है। मैं बेटा किस जगह खड़े होके सोचूं ब्याज देनी है? देखो अगर आपका आंसर है कि ईबीटी पे खड़े होके सोच लो ब्याज देनी है, बेटा फिर तो पे हो चुकी। ईबीटी पे कैसे आते हो? ब्याज पे करने के बाद ही तो आते हो। और मैं मान के चल रहा हूं अभी ब्याज देनी है। यहां खड़े होके सोचो ब्याज देनी है, क्या बात कर रहे हो? ब्याज भी पे हो चुकी होगी, टैक्स भी पे हो चुके होंगे, तब जाकर यहां पहुंचोगे। बेटा मुझे ब्याज देनी है ना, दे रही है। कहां खड़े होके सोचा जाएगा? यहां खड़े होके सोचा जाएगा जी ब्याज देनी है। इस बात में तो कोई परेशानी नहीं है।
ठीक है जी, ब्याज देनी है तो ईबीआईटी पे खड़े होकर सोच रहा हूं अभी ब्याज देनी है, ठीक है। मैंने एक काम करा, मैंने कहा भी ब्याज तो देखो देनी है, एक काम करते हैं इसको ना गलती से लेस कर देता हूं, यहां पहुंच जाता हूं। मैं ऐसा इसीलिए कर रहा हूं, मुझे निकालने है बेटा कैश प्रॉफिट। मैंने बोला था ना, रटने के लिए समझ लो कि ये कैश प्रॉफिट है और ये कैश कमिटमेंट, बोला था ना मुझे निकालने का है कैश प्रॉफिट। कैश प्रॉफिट निकलेंगे कैसे बेटा, सारे कैश खर्चे लेस जब कर दोगे ना तो आंसर आएगा कैश प्रॉफिट का, ये तो मान लो, जब सारे कैश खर्चे लेस कर दोगे। अब समझना मेरे सामने दिक्कत क्या है। अगर बेटा मैं यहां पर खड़ा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ना टैक्सेस को जरूर लेस कराना, क्योंकि बेटा ये सरकार कैश में लेती है, कैश एक्सपेंस है मेरा, ये लेस कराऊंगा तभी पहुंच पाऊंगा कैश प्रॉफिट तक, वरना पहुंच नहीं पाऊंगा मैं। मैंने एक काम करा, मैंने कहा यहां पर खड़ा होकर सोच रहा हूं ब्याज देनी है, मैंने कहा एक काम करते हैं इसको गलत लेस करते हैं, वापसी ऐड कर देंगे। गलत लेस कर रहा हूं, वापस ऐड करूंगा, याद करा देना। मैंने गलत लेस कर दिया, मैं पहुंच गया यहां, ठीक है। सरकार के टैक्सेस देने थे कैश में, मैंने कहा लो सरकार टैक्सेस पकड़ो, मैं पहुंच गया यहां। लो जी, एक तो मैंने लिखा ये, और एक जो मैंने गलत इंटरेस्ट लेस किया है वो लिखा ये, ऐड कर दिया वापस। मैंने कहा था ना गलत लेस किया वापसी ऐड करूंगा, लो लिखवा दिया आपने मुझे। समझ आई कि नहीं आई बात? देखो एक बात बताऊं सिंपलिसिटी के लिए, ईबीआईटी माइनस टैक्स, मुझे ये फिगर चाहिए थी, मानते हो मुझे ये चाहिए थी। मैं यहां खड़े होकर सोच रहा था ब्याज देनी है ना, लेकिन सरकार को टैक्सेस कैश में चाहिए थे और मुझे निकालने थे कैश प्रॉफिट, तो मुझे ये करना था, ठीक है। ठीक है, एक बात बताऊं, मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूं। देखो आपको मैं प्रूव कर देता हूं, मैं हमेशा प्रूव करता हूं इसको। कोई भी फिगर मान रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या मान रहा हूं मैंने तो ऐसे ही मान लिया। एक बात बताओ, मैं क्या कह रहा हूं, क्या लिख दो, मैं कह रहा हूं ईबीआईटी माइनस टैक्स लिख दो, 10 लाख माइनस 3 लाख, क्या है आंसर। और ये क्या कह रहे हैं, क्या लिख दो, ये कह रहे हैं ईएटी प्लस इंटरेस्ट लिख दो। बेटा बड़ी आफत आ गई, वो भी तो 7 ही लाख है। पर एक बात बताओ, आप मत लिखाना पेपर में, ये टीचरों को कुछ नहीं आता तुम्हारे, जो सच बात है। उनको क्या पता डीएससीआर, वो तो पेपर में कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में ना बुक में 14 हेडिंग दे रखे, डीएससीआर काट दो, आईसीआर काट दो, कोई और आसान सी हेडिंग कर लो, उनके क्या कहने। ठीक है बेटा, लेकिन ये लिख कर आओगे तो इंप्रेशन टीचर के होश उड़ जाएंगे, उसे कुछ नहीं आता बेटा। समझ आई बात? इतनी बात ओके है, ये दो बातों का लॉजिक समझ में आया। चलो बेटा अब समझाना क्या है डैप और नॉन कैश एक्सपेंस, ये मेरा 1 मिनट का काम है। लो इसको तो मैं बहुत आराम से समझा दूंगा। बेटा ईबीआईटी का दूसरा नाम क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लो जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर ऑपरेटिंग खर्चे लेस कर दूं तो मैं पहुंचता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक। नीचे की कहानी पूरी क्लियर है, नीचे की कहानी को दोबारा मत छेड़ना, बस ये समझो। बेटा अब एक बात है, मेरे को सारे ऑपरेटिंग खर्चे लेस करने हैं, सारे बिजनेस को ऑपरेट करने से जो भी खर्चा हो रहा है, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग खर्चा, बिजनेस को ऑपरेट कर रहा हूं, मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है इसलिए डेप्रिसिएशन लग रहा है, ऑपरेटिंग खर्चा। मैंने क्या करा समझो, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे ऑपरेटिंग खर्चे लेस कर दिए इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, और मैं पहुंच गया ईबीआईटी तक। लेकिन मुझे एक बात याद आई, मैंने कहा ये क्या कर दिया मैंने, मुझे तो सिर्फ कैश खर्चे लेस करने थे, डैप तो नॉन कैश खर्चा है। पता है आपको, डैप इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, जेब से जाता है कहीं कैश में। यार आप फर्नीचर में बैठे हो, ठीक है, मान लो ये मैं 200 रुपए का खरीद के लाया था, ठीक है, आज इसकी वैल्यू गिरी जा रही है क्योंकि आप यूज कर रहे हो। एक सेकंड सामने देखना, इधर देखो, इस तरफ देखो, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे ऑपरेटिंग खर्चे लेस करने पर आप ईबीआईटी तक पहुंचते हो। मैंने सारे ऑपरेटिंग खर्चे लेस कर दिए इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, मैं पहुंच गया ईबीआईटी तक। नीचे की कहानी क्लियर है, ऊपर की समझो। बेटा डैप लेस कर दिया आपने, मुझे सिर्फ कैश खर्चे लेस करने थे क्योंकि मुझे कैश प्रॉफिट निकालने थे। डैप इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, समझाता हूं नॉन कैश कैसे होता है। बेटा आज आप ये स्टूल इस्तेमाल कर रहे हो, मैं 200 रुपए का लेकर आया था, ठीक है, आप यूज करी जा रहे हो, इसकी वैल्यू गिरी जा रही है, ठीक है, आज इसकी वैल्यू मान लो 150 रुपए, 50 रुपए वैल्यू गिर चुकी है इसकी, मैंने किसी को कैश निकाल के दिया, लो 50 रुपए,
नहीं, अपने यहां वैल्यू गिर की यूज करने से। डैप बेटा नॉन कैश खर्चा है, किसी को कैश में नहीं देना पड़ता। नॉन कैश खर्चा लेस कर दिया मैंने, वो भी गलत, और मैं ईबीआईटी तक पहुंच गया। बेटा गलत लेस किया था, ऐड कर दो वापस। ऑन द सेम लॉजिक, अगर कोई और भी नॉन कैश एक्सपेंस है तो बेटा ऐड कर देना। कुछ भी हो सकता है, गुडविल अमोर्टाइज्ड कह जाता है भाई। हाँ, वो पिछली बार भी यही बात हुई थी कि सीधा नॉन कैश एक्सपेंस लिख देते, डैप क्यों लिखा? बेटा डैप इज अ स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, इसलिए स्पेसिफिक को अलग लिखा, बाकी जनरल बातें नॉन कैश में। बात समझ में आई? ओके है बात। बेटा 3 हेडिंग पूरी होगी, अब 3 हेडिंग की जंग तो बहुत आसान है। लो जी, मिनट का काम है, निपटाओ। 4th हेडिंग है बेटा आरओआई। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जान निकल जाएगी बेटा अगर मैंने ब्रेक ले लिया तो। हाँ जी, आरओआई फुल फॉर्म क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत आसान है समझाना मेरे लिए। पहली प्रेफरेंस किसको देनी है? डेट को। बेटा इफ आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट, हमेशा डेट से पैसा लेना। क्यों? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज मिलेगा। एंड वाइसा वर्सा, कितना प्यारा वर्ड दिया हमें इकोनॉमिक्स ने। वाइसा वर्सा मतलब इफ आरओआई इज लेस देन इंटरेस्ट, बेटा इक्विटी से पैसा लेना, क्योंकि डेट से पैसा लोगे तो नुकसान बढ़ता चला जाएगा। याद है एग्जांपल 2 एग्जांपल 1? बात ओके। नेक्स्ट हेडिंग इज कॉस्ट ऑफ डेट। लो जी, ये भी समझो बेटा, एक बात समझने की कोशिश करना। देखो कॉस्ट ऑफ डेट, डेट की कॉस्ट क्या होती है? डेट की कॉस्ट क्या होती है? मैंने टेबल में लिखा था, इंटरेस्ट। डेट की कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट। बाबू अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आप डेट कम लेते हो। समझाता हूं। मान लो ये डीमोनेटाइजेशन से पहले की सिचुएशन है, जब डीमोनेटाइजेशन नहीं हुआ था, ठीक है? आपकी पावर थी 2,40,000 रुपए का आप इंटरेस्ट पे कर सकते थे, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? 20 लाख रुपए का आपने लोन लिया क्योंकि आपको लोन मिल रहा था 12% पे, ठीक है? कितना बैठ रहा है इंटरेस्ट? 2,40,000, ठीक है? आपने ऐसे किया था, ठीक है? डीमोनेटाइजेशन हो गया, सरकार ने कॉस्ट ऑफ डेट कम कर दी, लोन अब 8% पे मिल रहा है। बेटा क्या आपकी कैपेसिटी टू एम्प्लॉय डेट बढ़नी जाएगी? ये भी तो 2,40 ही बैठ रहा है। सिंपल सी बात, देखो अगर कॉस्ट ऑफ डेट ज्यादा है तो बेटा आप डेट कम लेते हो, लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ डेट कम हो जाती है तो कंपनी की कैपेसिटी बढ़ जाती है ज्यादा डेट लेने की। और हमेशा एडवांटेज फिर मैं बोल रहा हूं, डेट को ही देनी है, ठीक है ना? अगर कॉस्ट ऑफ डेट कम है तो कंपनी की कैपेसिटी बढ़ने वाली है टू एम्प्लॉय द हायर डेट, एंड वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा मतलब अगर ये इंटरेस्ट रेट 16% हो गया तो बेटा इक्विटी से ले लेना, डेट छोड़ दो, ज्यादा पैसे इक्विटी से लो, ठीक है? एंड लास्ट वन इज कंट्रोल। ये हेडिंग होते ही बेटा चैप्टर हाफ हो जाएगा, ठीक है? और हाफ आपने कहा आप आज ही करोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं बाबू, मैं कोऑपरेट कर लूंगा आपके साथ। हाँ जी बेटा, लास्ट हेडिंग इज कंट्रोल। इसके ऊपर 10 मिनट खर्च करते हैं बेटा और ये चैप्टर हाफ खत्म कर लेते हैं आज, ठीक है? फिर आपकी छुट्टी होने वाली है 2 घंटे के बाद पूरे। चलो हाँ जी बाबू, किसी कंपनी में 3 शेयर होल्डर, लो बाबू लो, अब याद भी आ गया होगा आधों को। तो किसी कंपनी में 3 शेयर होल्डर हैं, ठीक है? मिस्टर ए इज होल्डिंग 30,000 शेयर, मिस्टर बी इज ऑल्सो होल्डिंग 30,000 शेयर, एंड मिस्टर सी इज होल्डिंग 40,000 शेयर आउट ऑफ टोटल 1 लाख, ठीक है? बेटा ये दोनों बहुत बढ़िया दोस्त, ठीक है? 30% कंट्रोल इसका है, 30,000 शेयर हैं 1 लाख में से, 30% इसके पास है, 30% बी के पास है और सी के पास है 40%, ठीक है? बेटा मिलाकर कितना कंट्रोल है? 60%। बेटा ए और बी की लड़ाई होगी सी के साथ। इन्होंने सी को कहा तेरी हमें कोई जरूरत नहीं, मेजॉरिटी हमारे पास है, अपनी मर्जी से जो चाहेंगे वो डिसीजन लेंगे। और ऐसे ही होता है बेटा, 51% से ज्यादा शेयर हैं 2 लोगों के पास, ठीक है ना? जो चाहेंगे कंपनी में सब करा सकते हैं, पूरी मेजॉरिटी इनके फेवर में प्रिवेल करती है, पूरा कंट्रोल ए और बी का। ए और बी ने कहा सी तेरी कोई जरूरत नहीं, पूरे तरीके से कंपनी हम चला लेंगे, अब तो तेरे खिलाफ ही लेंगे डिसीजन, जो होता है कर ले, कुछ नहीं कर सकता सी बेटा।
ए और बी डिसीजन लिए जा रहे हैं कंपनी के लिए जैसे चाह रहे हैं, ठीक है। कंपनी को 10 लाख रुपए की और जरूरत पड़ गई, 1 लाख शेयर इशू करने हैं 10 रुपए वाले। या तो रास्ता ये है, या रास्ता ये है 10 लाख का लोन ले आओ। बेटा अगर आप लोन ले आओगे, क्या इस सिचुएशन पे कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं। लोन के हाथ में कंट्रोल थोड़ी होता है, कंट्रोल तो इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में होता है। लोन से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। लेकिन बेटा मैं बोलता हूं बैंक ने लोन देने से मना कर दिया, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, कुछ भी कह के मना कर दिया। आपने क्या किया बेटा, 1 लाख शेयर और इशू करे, सारे शेयर हैं 10 रुपए के, ठीक है। ए और बी के पास फंड नहीं, ए और बी ने कहा हम तो नहीं खरीद सकते, हमारे पास पैसे नहीं है। सी ने मार्केट से सारे शेयर खरीदे, सारे। क्या हो गया बेटा, ए और बी के पास 60,000 शेयर ही रह गए, सी के पास शेयर आ गए 1,40,000 आउट ऑफ टोटल 2 लाख। बाबू यहां कंट्रोल आ गया 70% और यहां कंट्रोल रह गया 30%। ये क्या हो गया? अब सी ने कहा घर बैठ जाओ ए और बी, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कंपनी मैं चलाऊंगा। फर्क समझने की कोशिश करो, हमारी बात पर आते हैं। बेटा इक्विटी शेयर कंट्रोल को डाइल्यूट करता है। देखो एक बात समझने की कोशिश करो, ये समझ लो, ए और बी छोड़ो, इसको समझो। मुकेश अंबानी होल्डिंग 60% शेयर अप्रोक्सीमेटली ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और ये है पूरी दुनिया 40% में, अकेला 60%। कभी सुना है लोगों को कहते हुए मुकेश अंबानी ऑनर है रिलायंस का? अरे इतनी दुनिया बोलती है, इतनी दुनिया बोलती है मुकेश अंबानी ऑनर है रिलायंस का, लेकिन सच थोड़ी है बेटा। सच तो ये होता है इक्विटी शेयर होल्डर मिलाकर ऑनर होते हैं, लेकिन मतलब ये 40% वाला भी ऑनर है, ये भी ऑनर है, लेकिन बेटा अकेले इसको क्यों ऑनर बोला जा रहा है? क्योंकि पूरा कंट्रोल इसके हाथ। मुकेश अंबानी कभी चाहता होगा इक्विटी शेयर इशू करे कंपनी और कोई और खरीद के चलता बने और उसका कंट्रोल गिरकर 30% रह जाए? कभी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता बेटा। देखो एक सिंपल सी बात है, इक्विटी शेयर इशू करने से कंट्रोल छिन सकता है। इक्विटी शेयर कंट्रोल को डाइल्यूट करते हैं, बट दैट डज नॉट हैव एनी सच इंप्लीकेशन। यही बेटा लोन लिया होता तो 10 लाख का लोन लिया होता, क्या कुछ फर्क पड़ने वाला था? ना। ए और बी पूरी जिंदगी चला देते बेटा ऐसे ही लोन ले लेके। लेकिन इक्विटी शेयर ने क्या करा बेटा, उनका कंट्रोल छीन के साइड कर दिया, कोई और ऑनर आकर बनकर बैठ गया। दिखाई दे रहा है? बात समझ में आ रही है? तो बेटा एक बात सुन लो, अगर किसी कंपनी को डर लगता है कि कहीं ऑनरशिप शिफ्ट ना हो जाए, तो बेटा हमेशा पैसा लोगे आप डेट से। और अगर आपको कोई डर नहीं है ऑनरशिप शिफ्ट होती रहे, तो बेटा इक्विटी से पैसा ले लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैं बात को इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूं। अ कंपनी मे अफ्रेड ऑफ टेक ओवर वुड प्रेफर डेट ओवर इक्विटी। जिस कंपनी को डर लगता है कोई और टेक ओवर ना करके ले जाए, वो प्रेफर करें डेट को ओवर इक्विटी, इक्विटी से पहले हमेशा डेट को प्रेफरेंस दो, एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी। अब ये डेट की चौथी मेरिट थी, अब सुन लो बेटा, 4 बातें पूरी होगी मेरी। बेटा डेट की फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज देता है, टैक्स सेव कराकर देता है, और कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करता, कंट्रोल नहीं छीनने देता बिल्कुल भी। समझ आई बात? क्यों डेट को मैं प्रेफरेंस देता हूं? 4 फायदे हैं, इक्विटी में कभी नहीं हो सकते, पूरी जिंदगी ढूंढ लेना। ठीक है जी। अभी के लिए ब्रेक करते हैं 2 मिनट का।